हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट किए थे सोसाइटल लेजिस्लेशन टॉपिक पेपर 7 का जो पार्ट 1 है। अब इसमें हम लोग अलग अलग जो लेजिस्लेशन हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है उनको पिकअप करेंगे और उसके बाद उनके जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं वो देखेंगे। सबसे पहला जो प्रोविजन हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अब इसी को यदि हम हिंदी में समझें, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। रिसेंटली यदि हम देखें तो इस एक्ट को 2019 में अमेंड किया गया है और अभी जो एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजन, जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस है सेम है, लेकिन 2019 के कुछ 19-20 जो लेजिस्लेशंस हैं, जो अधिनियम है, रूल्स हैं, उनमें चेंज किया गया है। तो क्या क्या चेंज है मैं साइमल्टेनियसली आपको जब पढ़ाऊंगा बताते जाऊंगा, और इस एक्ट का क्या महत्वपूर्ण है, क्यों इस रोल का ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार, मानव अधिकार होता क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। ह्यूमन राइट्स, देखो अब क्या होता है, एक और राइट जो हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो एक राइट को हम पढ़ेंगे जो कि होता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं ये नॉर्मली जो दिया जाता है ये किसी भी देश के संविधान में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है, या तो फिर किसी देश के कानून पर के द्वारा लागू किया जाता है। यानी कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, जब कोई देश किसी को कोई अधिकार देता है, किसी को मतलब इंसानों को अधिकार देता है, उसे कहा जाता है फंडामेंटल। बुनियादी अधिकार जो संविधान या कानून में मौजूद है उसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ह्यूमन राइट क्या होता है, ह्यूमन राइट मतलब ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसी बेसिक राइट्स जो कोई किसी भी देश में पैदा हुआ हो, लेकिन बस वो ह्यूमन हो, इंसान हो, इस नाते उसे कुछ अधिकार मिलने चाहिए, इसी को कहा जाता है ह्यूमन राइट। तो आसान भाषा में हम समझे तो यदि हम पैदा हुए हैं तो क्या हमसे कोई हवा छीन सकता है? नहीं छीन सकता। हमें शुद्ध पानी के लिए कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ऐसे ही क्या हम इज्जत पूर्ण यानी कि अपने सम्मान से पूरा का पूरा अपनी जीवनी जिए, इसमें कोई रोक लगा सकता है? नहीं लगा सकता। तो ऐसे जितने भी अधिकार हैं जो इंसान के नाते हमें मिलते हैं और वो संविधान के ऊपर है, वो होते हैं ह्यूमन राइट्स। बात समझ में आ गई? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ह्यूमन राइट्स इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो देखो इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि यदि आप एक मनुष्य की बात करो, एक ह्यूमन की बात करो, तो क्या होता है, एक ह्यूमन से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, सरकार स्ट्रांग होती है। तो सरकार हो गया, कुछ एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप हो गए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई यानी कि प्रशासनिक अधिकारी हो गए, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हो गई। इनके पास जो पावर होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इनके पावर ज्यादा होने की वजह से कई बार क्या होता है, ये कॉमन लोग जैसे हम और आपके जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका हनन कर बैठे हैं। इस वजह से एक लॉ पास किया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी कंडीशन के लिए ह्यूमन राइट्स का क्या किया जाए, कभी भी हनन ना हो सके। जो गरीब से गरीब, जो मजबूर से मजबूर, कमजोर से कमजोर वर्ग का इंसान हो, उसका भी ह्यूमन राइट्स, उसके भी मौलिक मानव अधिकार का हनन ना किया जाए। इसी वजह से इस एक्ट को पास किया गया है 1993 में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कुछ बॉडीज बनाई जाएंगी, कुछ संगठनों का गठन किया जाएगा जो मानव अधिकार का बेसिकली प्रोटेक्ट करेंगी, उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान प्ले करेंगी। ठीक है, तो आइए हम इस एक्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं। ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे याद रखना मैं आपको बताते जाऊंगा जैसे जैसे अनफोल्ड होगा। तो अब देखो इस एक्ट के तहत क्या किया गया है, 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज का गठन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।
ठीक है, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बॉडी बनाई गई है, दूसरी बॉडी जो है वो स्टेट लेवल पर बनाई गई है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे हम कहेंगे NHRC, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, या हम कह सकते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बॉडी बनाई गई है वो है इसी से रिलेटेड जो कोर्ट्स, न्यायालय बना गए हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट कोर्ट्स, यानी कि मानव अधिकार के न्यायालय जो बनाए गए हैं। तीनों का क्या काम होगा? तीनों का काम यही है कि जो सबसे गरीब से गरीब, सबसे कमजोर मनुष्य है, ह्यूमन है, उसके भी मानव अधिकार का कोई भी उल्लंघन ना कर सके। और यदि उल्लंघन ऐसे इंसान का हुआ है तो वो इन बॉडीज को अप्रोच कर सकते हैं और उनसे कंपनसेशन मांग सकते हैं जिन्होंने इन बॉडीज का जिन्होंने उस पर्टिकुलर पर्सन की मानव अधिकार का उल्लंघन किया है। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, यदि हम इसकी बात करेंगे तो अब यहां पर कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें पूरा का पूरा एक्ट को डिफाइन किया गया है। सबसे पहला जो है, हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं एक ओवरव्यू बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखोगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में आप देखोगे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 में आप देखोगे तो इसे क्या, इसके कामकाज हैं और क्या पावर है उसे बताया गया है। चैप्टर 4 में आप देखोगे कैसे ये अपनी प्रोसीडिंग्स फॉलो करती हैं, और चैप्टर 5 से आप देखोगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी जिक्र है। चैप्टर 6 में आप देखोगे ह्यूमन राइट कोर्ट जो बनाए गए हैं, न्यायालय, उनका जिक्र है, और 7 और 8 इसी से रिलेटेड कुछ अलग प्रोविजंस हैं। यानी कि जो एक्ट ऑफ 1993 है, उसी एक्ट के तहत एक राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बनाई गई, उसी के तहत एक स्टेट लेवल पर बॉडी बनाई गई, और उसी के तहत जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो भी इसी एक्ट के अंदर, 1993 के एक्ट के अंदर ही उसका गठन किया गया। बात समझ में आ गई? सिंपल। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ NHRC के बारे में बात करेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाया गया है मानव अधिकार के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन 1 है, उसमें क्या कहा गया है कि ये जो एक्ट है, अधिनियम है, ये पूरे के पूरे भारत में लागू किया गया है। ठीक है, तो ये जो 1993 का एक्ट है, कहां पर लागू किया गया है? होल ऑफ इंडिया। ठीक है, जब 1993 में ये एक्ट आया था, तब ये कहां पर लागू था? ये होल इंडिया एक्सेप्ट एक राज्य में लागू नहीं था, वो था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी कानून होते हैं वो शुरुआती दौर पर लागू नहीं किए जाते थे। 2019 में जो आर्टिकल 370 था, उसे जब अबॉलिश कर दिया गया, तो अब जो भी कानून रहते हैं वो क्या करते हैं? वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू किए जाते हैं। तो 2019 का जो ये अधिनियम आया, उसके तहत इस कानून को पूरे के पूरे भारत इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी ये लागू कर दिया गया। सिंपल। ठीक है, अगला प्रोविजन देखते हैं। तो सेक्शन 3 में यदि हम आते हैं, सेक्शन 3 में यह बात किया गया है कि इस जो बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इस बॉडी के गठन के बारे में बात किया गया है। गठन मतलब कितने सदस्य होंगे, उसके बारे में यह बात किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको सदस्य बता देता हूं। सबसे पहले आप देखोगे तो इसके 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, 6 सदस्य का एक बॉडी बनी गई है, जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, सबसे पहला जो पर्सन है वो होगा चेयरपर्सन। चेयरपर्सन जो होता है, यानी कि अध्यक्ष, वो नॉर्मली कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके जो सर्वोत्तम न्यायाधीश हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही कोई और जज जो रहेंगे यहीं पर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे दूसरा जो, अब यहां से सारे सदस्य हैं, एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज यहां पर मेंबर रहते हैं। तीसरे नंबर पर आप देखोगे तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इसके सदस्य रहते हैं। ठीक है, तो 3 मेंबर हो गए। अब हम बात करें तो 3 मेंबर और होते हैं जो सेलेक्ट किए जाते हैं। इन 3 मेंबर में से
एक जो होती हैं, कम से कम एक जो औरत हो, एक जो है फीमेल मेंबर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो 3 टॉप मेंबर समझ में आ गए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस, न्यायाधीश, दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट का जज, तीसरे नंबर पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और 3 मेंबर जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे। ये 3 मेंबर जो है इनका क्या रोल रहता है, इनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इनका कोई ह्यूमन राइट में, ठीक है, या तो ह्यूमन राइट में कोई इन्होंने प्रैक्टिकल काम किया हो, मानव अधिकार से संबंधित किसी एनजीओ में हो, या तो क्या होना चाहिए, ये कोई एकेडमिशियन होने चाहिए इस फील्ड में, यानी कि इनकी जो नॉलेज है ह्यूमन राइट के बारे में हो, एकेडमिक नॉलेज, या तो कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काम किए हो। ऐसे 3 मेंबर लोगों को भी सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सेलेक्ट कैसे होंगे मैं आगे बताऊंगा। एक कमिटी बनती है, उसके जरिए सेलेक्ट किया जाता है। अब इस 3 मेंबर में से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो बॉडी है ऐसे बनती है। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। 6 मेंबर की कमिटी बनती है और ये 6 मेंबर में से जो 3 मेंबर हैं वो कहां के रहते हैं, जुडिशरी के रहते हैं। जुडिशरी मतलब कि कोर्ट के, न्यायालय से रिलेटेड रहते हैं। 3 जो अदर मेंबर रहते हैं उन्हें एक समिति के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें 3 में से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यदि आप देखोगे जो बहुत सारी अदर संविधानिक या स्टेचरी बॉडीज है, संविधानिक मतलब ऐसी बॉडी जिनका संविधान में जिक्र है, हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी को। तो ये सारी बॉडीज के जो चेयरपर्सन है वो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में इस ह्यूमन राइट काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं। बात समझ में आई? एक्स ऑफिशियो मतलब कि जब तक वो इस बॉडी के हेड रहेंगे तब तक वो ह्यूमन राइट कमीशन की भी मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। तो ऐसे कौन कौन सी बॉडीज हैं जिसके चेयरपर्सन अटेंड करते हैं मीटिंग? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की जो कमीशन आयोग बने हैं, ये तीनों संवैधानिक बॉडी है। इसके जो भी अध्यक्ष रहते हैं वो भी मीटिंग अटेंड करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक की जो कमेटी बनी है, वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए एक आयोग बना है। ऐसा ही आप विमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग व्यक्तियों का जो आयोग बना है उसके अध्यक्ष, ये सारे अध्यक्ष भी एनएचआरसी की मीटिंग अटेंड करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो मेंबर है इनका चुनाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इनका चुनाव जब ये इसका हेड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एज अ हेड उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो मीटिंग्स हैं अटेंड करनी रहती है। बात समझ में आई? प्रश्न ये उठता है, इतने सारे लोगों को क्यों अटेंड कराया जा रहा है मीटिंग? बात समझो, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना क्या होगा, बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। क्योंकि कभी भी आप रईस वर्ग या जिनका बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो क्लास है उनका आप देखोगे ह्यूमन राइट या मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। होगा किसका? जो गरीब है, जो बिल्कुल जिसकी पहुंच नहीं है, अप्रोच नहीं है, उसी का होगा। तो यदि हम ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी के लोगों को इंक्लूड करते हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष को, एससी के, एसटी के अध्यक्ष को इंक्लूड करते हैं, तो आशंका यह है कि वो जो गरीब व्यक्ति है, जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहुंच बहुत कम है, उसके अधिकार को कहीं से भी कुचला ना जा सके, उसे दबाया ना जा सके। इसी वजह से ज्यादा लोगों को इस आयोग में सीट देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है एक और चीज कि इसमें एक सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव, जैसे कि हम यूएन में सेक्रेटरी जनरल पढ़े थे, ठीक है, वैसे ही सेक्रेटरी जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। ये सेक्रेटरी जनरल क्या करते हैं? ये सारा का सारा प्रशासनिक काम और वित्तीय जो है काम, वो डे टू डे का जो काम है वो ये संभालते हैं। ठीक है, यही करते हैं। अब ये जो आयोग है ये आमतौर पर कहां पर बैठता है? इनका जो चीफ ऑफिस है दिल्ली में है, ये यहीं पर बैठता है। लेकिन यदि हम बात करें, कमीशन कहीं और भी चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन उन्हें केंद्रीय सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। उन्हें रीजन बताना पड़ेगा कि किसी कारणवश हम दिल्ली में नहीं बैठ पा रहे हैं तो हमें कहीं और बैठने की इजाजत दे दो। यदि केंद्रीय सरकार अप्रूवल दे देती है तो ये कहीं पर भी बैठ सकते हैं। बात आई समझ में? सिंपल सी बात है। तो ये जो है ये हमने पढ़ा गठन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में।
जो आपको सेक्शन याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 3 में है ये, ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट कैसे होता है, चेयरपर्सन यानी कि सदस्य और अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति कैसे होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए एक समिति बनाई जाती है। ये समिति में कौन कौन है तो मैं आपको बताता हूं। एक समिति बनाई गई, इस समिति में 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये 6 मेंबर्स लोग एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और ये राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इस समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री। और इन्हीं के साथ जो गृह मंत्री जो हैं, होम मिनिस्टर, वो भी क्या रहेंगे? एक सदस्य के रूप में नियुक्ति रहेगी उनकी। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो ऑपोजिशन लीडर मतलब कि विपक्ष का नेता, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों के दोनों मेंबर यहां पर प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो 3, 4 और हम 5वें में आ गए, ठीक है, मिस्टेक नहीं है, ये 2 हो गए इसलिए 5th लिख रहा हूं। इसके अलावा आप देखोगे तो स्पीकर जो रहते हैं लोकसभा के वो भी यहां पर प्रेजेंट रहेंगे। और 6ठे नंबर पर जो रहेंगे स्पीकर, जैसे लोकसभा में होते हैं वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। लेकिन चेयरमैन जो होते हैं वो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये जो है हम पढ़ेंगे, पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। जो चेयरमैन होते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, आज की डेट में जयदीप धनखड़ साहब हैं, तो वो जो है राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इस वजह से चेयरमैन को नहीं बल्कि डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, उप महासचिव, ये भी जो राज्यसभा के रहेंगे उनका भी मौजूद रहेगा। तो ये 6 मेंबर की समिति बनाई गई। समझ में आया? सबसे पहले प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर पर गृह मंत्री, तीसरे नंबर पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, स्पीकर लोकसभा में और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में। ये 6 मेंबर की समिति बनी। इन लोगों ने डिस्कस किया और इन लोगों ने क्या किया? नाम को रिकमेंड किया, कौन सा जज को अपॉइंट किया जाए, और साथ ही साथ जो 3 मेंबर जो हमने गठन में बात किया। इसके बाद क्या हुआ? ये तीनों मेंबर ने जब रिकमेंड, ये कमिटी ने जब रिकमेंड किया तो हमारे राष्ट्रपति ने फाइनली साइन करके उनका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति को कंफर्म किया। तो ये जो है ये है सेक्शन 4, कैसे सदस्यों का और अध्यक्ष की नियुक्ति होती है राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग में। बात समझ में आई? सिंपल है, ज्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब क्या नियुक्ति हो गई तो क्या उन्हें निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अपॉइंटमेंट के अगले ही बाद सेक्शन 5 में दिया गया है प्रोसीजर कि कैसे निकाला जा सकता है। क्या वो खुद रिजाइन कर सकते हैं, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं? बिल्कुल, सारे के सारे जो मेंबर्स रहेंगे, सदस्य रहेंगे और अध्यक्ष रहेंगे, यदि किसी कारणवश वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो त्याग पत्र किसे देंगे? जिन्होंने उसे अपॉइंट किया है, राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है, तो राष्ट्रपति को ही वो अपना त्याग पत्र देंगे। लेकिन सवाल यहां नहीं उठता है। सवाल यह उठता है, क्या राष्ट्रपति उन्हें निकाल सकते हैं? बिल्कुल, राष्ट्रपति उन्हें निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए क्या तरीका है? 2 ग्राउंड मेंशन किए गए हैं किस कारण उन्हें निकाला जा सकता है। तो या तो उन्होंने जो एक तरीके से मिसबिहेवियर किया हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या इनकैपेसिटी यानी कि अक्षमता, या तो दूसरे नंबर पर क्या होगा? सिद्ध कदाचार, ठीक है, मिसबिहेव किया है। और इसी ग्राउंड पर यदि राष्ट्रपति ने यह साबित कर दिया कि जो पर्सन या अध्यक्ष है उसने क्या किया गया? मिसबिहेव किया है, या तो उनकी कैपेसिटी नहीं है इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, तो क्या किया जाएगा? उन्हें निकाला जा सकता है। अब आप ये बात समझ रहे हो कि ये जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, ऐसा नहीं किया कि भैया ये राष्ट्रपति के साथ जाके बदतमीजी कर दिया तो वो मिसबिहेवियर होता है, ये नहीं होता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब नॉर्मली होता है जो संवैधानिक ड्यूटीज है उसको यदि फॉलो नहीं किया तो क्या किया जाएगा? उसे निकाल दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति एक ऑर्डर देते हैं और इसे क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समिति बनाई जाती है जिसमें जांच किया जाता है। यदि यह जांच में पाया गया कि वास्तविकता में इन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्य को नहीं निभाया है, तभी उन्हें मिसबिहेवियर के तहत अपनी पोस्ट से निकाला जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार।
बात समझ में आई? पहले नियुक्ति हुई, नियुक्ति के बाद निकालने का भी प्रावधान सेक्शन 5 में दे रखा है इसी अधिनियम के। ठीक है, अब प्रेसिडेंट कौन कौन से सिचुएशन में निकाल सकते हैं ये भी इसी में दिया हुआ है। सबसे पहले ये जो है बैंकरप्ट हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं, यानी कि दिवालिया निकल जाए, बिल्कुल इनके जो एसेट हैं जीरो हो जाएं। प्रश्न ये उठता है सर इनकी यदि पर्सनल संपत्ति जीरो हो जाएगी तो इसको इस पोस्ट से क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि माना यह जाता है यदि आपके पर्सनल वेल्थ जीरो हो जाती है तो क्या होता है, आप ज्यादा प्रोन हो जाते हो कि आप करप्शन में, दुराचार में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए अपने फायदे के लिए। इस वजह से हमारे संविधान में भी बहुत सारी पोस्ट में लिखा गया है कि यदि आपका दिवालिया निकल जाए, आपके सारे के सारे एसेट बिक चुके हैं, आपका नेटवर्थ जीरो हो चुका है, तो आपको निकाल दिया जाएगा उस पोस्ट से। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है अपनी पोजीशन का गलत उपयोग करो। यह पहली कंडीशन है। दूसरी, यदि आप देखोगे यदि आप इस पोस्ट में हो और आप क्या किए, कोई दूसरा काम करने लग गए जिसमें आपको पैसा, वेतन मिलने लग जाए, ठीक है, भुगतान रोजगार, इससे क्या होगा, माना यह जाता है कि यदि आप हो सकता है पैसे की लालच में सरकार से कोई पोस्ट एक्सेप्ट कर लिए हो या उस पोस्ट के चक्कर में किसी के फेवर में डिसीजन ले सको। तो यदि आप किसी में पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो क्या आप जो निर्णय दोगे, डिसीजन दोगे, वो फ्री एंड फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। यदि मैं अपने किसी के अंदर काम कर रहा हूं तो किसी ना किसी हद तक मजबूरी हो जाती है उस पर्सन के अंदर कुछ हद तक इन्फ्लुएंस आ जाना। तो यदि सरकार, हो सकता है सरकार इन्वॉल्व हो तो आपको किसी पोस्ट की लालच में देकर आपको फंसा ले, तो इसीलिए पेड एम्प्लॉयमेंट करना बिल्कुल परमिटेड नहीं है। यदि कोई पेड एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व करता है तो राष्ट्रपति बिना कुछ कहे सीधा ऑर्डर देके उसको निकाला दिया जा सकता है। ठीक है, तीसरी चौथी चीज जो है, यदि दिमाग से क्या हो, कम हो, माना जाएगा कि कोर्ट ने जो है डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्सन दिमाग से कम हो, या कोई बॉडी क्या ऐसा फिजिकल इनफॉर्मिटी हो गई है, डिफॉर्मिटी हो गई है जिसकी वजह से ये काम करने के लिए असमक्ष हो जाए, तो भी प्रेसिडेंट उसे निकाल सकते हैं। और लास्ट में एक और कंडीशन की दी गई है कि यदि कोई कोर्ट इन्हें एक पनिशमेंट के लिए सेंटेंस कर दे, सेंटेंस देखो, सेंटेंस की बात कर रहा है, यानी कि कोर्ट में केस जाने की बात नहीं कर रहा है। यदि कोर्ट में केस गया और वो पर्सन हार गया और उन्हें इंप्रिजनमेंट हो गई, उन्हें सजा मिल गई, और ऐसे जगह इंप्रिजनमेंट मिली जहां पर माना जाता है कि उनके जो नैतिक अधमता है, उनकी नैतिकता पर ही प्रश्न उठ जाए, तो उन्हें निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मानव अधिकार की बात है, नैतिकता तो एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, तभी वो पर्सन इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए एलिजिबल होगा। बात समझ में आई? नियुक्ति के बारे में हमने बात किया, फिर निकालने पे बात किया कि राष्ट्रपति निकाल सकता है। राष्ट्रपति किन कंडीशन में निकाल सकता है? ये 5 कंडीशन में निकाल सकता है जो बहुत ही इजी है। यदि उसका दिवालिया निकल जाए, यदि वो अनसाउंड माइंड या बॉडी से हो, तीसरी चीज हमने बढ़ा किसी बाहर पेड एम्प्लॉयमेंट में रहे, या तो उसकी नैतिकता पर प्रश्न उठा जा सके। ठीक है, ये सारी कंडीशंस पे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, हम सेक्शन 6 में बात कर रहे हैं जिसमें ये जो टर्म है, मतलब कि कार्यकाल कितना का है, मेंबर्स का और साथ ही साथ अध्यक्ष का, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, तो सभी का जो कार्यकाल है वो 3 साल का है, और ये मैक्सिमम कौन सी उम्र, 70 साल की उम्र तक किया जा सकता है। पहले जो था 1993 के में ये 3 साल नहीं, ये 5 साल था, 5 साल और 70 वर्ष। अब क्या कर दिया गया है, 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। जो भी पहले आए, यदि 3 साल का कार्यकाल पहले पूरा हो जाए तो ठीक है, या 70 साल पहले हो जाए, जो भी दोनों में से एक कंडीशन है। दोनों ही चेयरपर्सन के लिए, अध्यक्ष के लिए और बाकी सदस्यों के लिए भी सेम कंडीशन है कि 3 साल या 70 वर्ष की आयु के पहले। अब ध्यान रखिएगा एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि ये 3 साल और 3 साल हो गया मान लो अध्यक्ष का या किसी भी सदस्य का, तो क्या होगा, इन्हें फिर से अपॉइंट किया जा सकता है, पुनर्नियुक्त किया जा सकता है इसी पोस्ट पर। ठीक है, चेयरपर्सन हो सकता है चेयरपर्सन बन जाए, मेंबर हो सकता है मेंबर बन जाए, या चेयरपर्सन भी बन जाए, तो पुनर्नियुक्ति पॉसिबल है। लेकिन
एक बार इस पोस्ट से बाहर निकल गए तो किसी भी सरकारी जॉब में, सरकारी एम्प्लॉयमेंट में ये एम्प्लॉय होना नहीं परमिटेड है। क्यों किया गया ऐसा? ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकार फ्यूचर में कोई नौकरी देने के चक्कर में इन लोगों से अपने हित में डिसीजन ना करवा ले। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो 3 साल या 70 साल जो भी होगा उसी बेसिस पर क्या किया जा सकता है, इनका कार्यकाल चलता है, टर्म चलता है दोनों मेंबर और अध्यक्ष का। लेकिन पुनर्नियुक्ति इनकी पॉसिबल है, लेकिन इस जॉब के अलावा किसी भी सरकारी जॉब, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वहां पर उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। बात समझ में आई? सिंपल सा प्रोविजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेंबर हैं एक्ट्स एज अ चेयरपर्सन। अब देखो होता क्या है, चेयरपर्सन या अध्यक्ष जो है ये भी क्या है, एक इंसान है। कभी चेयरपर्सन क्या हो गया, अचानक से इसकी अकस्मात मृत्यु हो गई, ठीक है, या किसी और कारण से अपनी ड्यूटी एज अ चेयरपर्सन वो नहीं पूरी कर पा रहा है। जैसे कि मान लो ये बीमार हो गए, ठीक है, फीवर हो गया इनको, ठीक है, सिक हो गए, ठीक है, इल हो गए। इसके अलावा मान लो घर में कोई निजी काम है, बेटी की शादी है, किसी और कारणवश उनकी खुद की हेल्थ खराब है, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी भी 6 सदस्य, जो बाकी 6 सदस्य थे, 6 सदस्य का ब्रेक कैसे था, 5 मेंबर प्लस 1 चेयरपर्सन। तो ये जो चेयरपर्सन जो नहीं है, इन 5 सदस्य में से किसी भी एक सदस्य को ये टेम्पररी चेयरपर्सन, टेम्पररी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लेंगे। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही नियुक्त करेगा। और कब तक ये नियुक्त रहेगा? जब तक नया चेयरपर्सन का सिलेक्शन नहीं हो जाता। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है यार। जब मान लो कोई स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, तो किसी टीचर में से उठा के प्रिंसिपल बना दिया जाता ना टेम्पररी के लिए, बस वही सिस्टम यहां पर भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो है। अब देखो जो भी अपॉइंट हुआ है उसको क्या चाहिए, उसको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी मिलती है, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट, ठीक है। भारत का संसद डिसाइड करता है कि कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये डिसाइड करता है संसद। लेकिन एक कंडीशन यहां पर दी गई है, यदि एक बार जो सैलरी और जो टर्म्स दे दिया, मान लो आपको टर्म्स में बोल दिया गया कि आपको एक घर मिलेगा, आपको एक गाड़ी मिलेगी, आपको एक ड्राइवर मिलेगा, आपको मान लो 1000 रुपए पर मंथ कुछ शिफ्ट, मान लो पेट्रोल 1000 रुपए पर मंथ का पेट्रोल मिलेगा, ये कंडीशन मान लो दे दिया गया, तो जब तक वो इस एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे इस कंडीशन को कम नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों बोला गया होगा? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि यदि ये कंडीशन को कम करके क्या कर सकता है, सरकार उसे मैनिपुलेट कर सकता है सदस्यों को कि भैया हमारे हित में फैसला देना, वरना तुम्हारा घर छीन लेंगे, तुम्हारी कार छीन लेंगे, ठीक है, तुमको ड्राइवर नहीं देंगे। तो क्या होगा, सरकार मैनिपुलेट कर दिया, इसीलिए क्या किया गया, कानून में ही दे दिया गया। एक बार जो टर्म ज्वाइन करते समय तुमने साइन करा दी, उसके बाद भैया कुछ भी हो जाए तुमको, सरकार को ये सारी सुविधाएं इनको देनी ही पड़ेगी। समझ में आया? ये क्या इंश्योर कर रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि मानव अधिकार का जो आयोग है, वो पूरी तरीके से, सक्षम तरीके से काम करे और कहीं भी सरकार के द्वारा या किसी जो टॉप ब्यूरोक्रेट है या कोई महत्वपूर्ण पोजीशन में कोई व्यक्ति है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, वो किसी भी तरीके से मोटिवेट ना कर सके इनको और दबाव डाल के ये अपने ड्यूटी से भ्रमित ना हो सके। बात समझ में आई? ये जो है ये टर्म्स की कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि कोई भी वैकेंसी होती है, रिक्तियां होती हैं, यानी कि मान लो जैसे 6 मेंबर होते हैं नॉर्मली, 1 चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स, ठीक है, ये मेंबर होते हैं। अब मान लो कभी कोई वैकेंसी हो गई, नियुक्ति नहीं हो पाई हो, रिक्ति हो गई, ठीक है, या तो मान लो किसी सदस्य की डेथ हो गई या कभी नियुक्ति नहीं हुई, तो एक चेयरपर्सन और सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, तो क्या किया जाएगा, इनका जो फैसला है उसे खारिज नहीं माना जाएगा। ये भी बिल्कुल एक बॉडी है एनएचआरसी की और इनके डिसीजंस भी पूरी तरीके से कामयाब और मतलब सही डिसीजन माने जाएंगे। दे विल बी फुली वैलिड डिसीजंस। बात समझ में आई?
कोई कल को यह क्लेम नहीं कर सकता कि 6 मेंबर जो हैं, 6 सदस्य की बॉडी का नहीं प्रेजेंट थी, इसी वजह से इस बॉडी का जो डिसीजन है वो नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं क्लेम किया जा सकता। जितने भी मेंबर हैं उनका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा और उसी के हिसाब से उसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्या क्या कार्य हैं, जो फंक्शंस क्या क्या हैं इस आयोग के। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या होता है, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये क्या कर सकता है, 2 तरीके से। मुख्य काम तो हमें सबको पता है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, मानव अधिकार हैं, उनका क्या करना है, सुरक्षा करना है, उनका संरक्षण करना है, ये मुख्य काम है। पर कैसे करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, या तो ये सुओ मोटो, या तो ये कोई इसको याचिका मिली, पेटिशन। अब देखो, सुओ मोटो का मतलब क्या होता है, खुद ब खुद। कहीं इस आयोग ने देखा कि भैया यहां पर मानव अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। मान लो एक दिल्ली में क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ हुआ था, ठीक है, 2008 में हुआ था। तो कॉमनवेल्थ में देखा गया कि जब कॉमनवेल्थ स्टेडियम बनाया गया, कॉमनवेल्थ विलेज बनाया गया था दिल्ली में, तो वहां पर बहुत सारे जो झुकी झोपड़ी थी, स्लम जो थे, उन्हें हटा दिया गया। और जितने भी लोग थे वहां उन झुकी झोपड़ी में रहते थे, उन्हें क्या किया, ठंड में अपने ही घर से झोपड़ी से हटा दिया गया और वहां पर ये एक कॉमनवेल्थ स्टेडियम बनाया गया। अब इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि बेचारे ठंड में गरीब लोग पड़े हुए हैं बिना घर के, सोचो क्या हालत होगी। तो ऐसी कंडीशन में कोई याचिका फाइल करे या ना करे, मानव अधिकार आयोग क्या कर सकता है, खुद ब खुद सुओ मोटो, इनका मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है इसलिए आप रुक जाओ, ऐसा फाइल कर सकते हैं। खुद ब खुद बिना याचिका के केस दर्ज कर सकते हैं और इनके उल्लंघन को रोक सकता है, मानव अधिकार के उल्लंघन को रोक सकता है। बात समझ में आई? तो ये जो है वॉयलेशन ऐसा खुद ब खुद कर सकता है, या तो कोई याचिका कोई फाइल करे। मान लो कोई बड़ा सा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, उन्होंने एनएचआरसी को पिटीशन फाइल किया, एक याचिका दाखिल की कि भैया हमारे घर के आसपास कुछ गरीब लोग हैं, उनको क्या किया जा रहा है, जबरदस्ती हटाया जा रहा है, उनके खिलाफ भी किया जा सकता है। तो ऐसे केस में एनएचआरसी वो केस लेता है जहां पर किसी भी महत्वपूर्ण दर्जे में, किसी भी दर्जे में मानव अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, नंबर 1। दूसरी चीज, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक है और वो मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। कुछ समय पहले, पिछले साल 2023 में क्या हुआ था, एक आईपीएस ऑफिसर था, न्यूली पोस्टेड था, कहीं साउथ इंडिया में था, उसने क्या किया, 3rd डिग्री टॉर्चर यूज किया और उस 3rd डिग्री टॉर्चर में जो पर्सन था उसको बहुत गहरी चोट आई, शायद उसकी डेथ भी हो गई थी कस्टडी में। अब इसमें क्या हुआ, तो लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ आईपीएस के अगेंस्ट इस कमीशन ने, इस आयोग ने केस दर्ज किया कि आपने किस बेसिस में 3rd डिग्री टॉर्चर यूज किया। ऐसे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी एनएचआरसी एक्शन ले सकती है। ऐसे हम बात करें, कभी भी कोर्ट के सामने कोई प्रोसीडिंग बची हुई है और वो मानव अधिकार से रिलेटेड है, तो भी वहां पर एनएचआरसी अपने महत्वपूर्ण सजेशन दे सकता है। ऐसे ही हम क्या करें, जेल में बहुत सारे लोग रहते हैं, कई लोग अंडर ट्रायल रहते हैं, मुजरिम कोई जुर्म नहीं किए रहते हैं, फिर भी जेल के साथ जेल में बहुत समय से फंसे हुए हैं। ऐसे लोग में भी जेल में विजिट कर सकते हैं। क्या वहां पर कोई यौन शोषण तो नहीं हो रहा है, किसी को मारा पीटा तो नहीं जा रहा है, ये भी मानव अधिकार वाले इंश्योर करते हैं। ऐसा ही हमारे संविधान में जितने भी जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सेफगार्ड्स हैं उनको चेक करते हैं। ह्यूमन राइट्स में कोई रिसर्च करना है या कोई लिटरेचर पब्लिश करने के लिए किसी को बाहर भेजना है तो उसमें भी ये सहयोग करते हैं। इसी के तहत अवेयरनेस, यानी कि इससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको फैलाने में भी ये काम करते हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मानव अधिकार से संबंधित हर श्रेणी में। या तो कोई महत्वपूर्ण सरकारी अफसर हो,
सरकार खुद हो, कोई आतंकवादी ने किसी का हनन किया हो, या आतंकवादी की ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, या किसी गरीब या लोअर द सोशल लैडर के लोगों का उल्लंघन किया जा रहा है मानवाधिकार का, उन सभी के केसेस को ये बॉडी लेती है। ठीक है, और जब ये बॉडी लेती है तो इन्हें बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं इसी एक्ट के तहत। ये पावर यानी कि शक्तियां क्या है कि इन्हें पावर दिया गया है सिविल कोर्ट का। ठीक है, सिविल कोर्ट मतलब कि सिविल न्यायालय के जो जो पावर्स होते हैं वो सारे पावर इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो बॉडी है उसे दिया गया है। क्या क्या होते हैं सिविल कोर्ट के पावर? सिंपल सी बात होती है, कभी देखा होगा आपने, पेशी सुना होगा कि कोई भी केस चल रहा है तो क्या होता है, आपको आदेश दिया जाता है कि इस तारीख को कोर्ट में उपस्थित रहो, उसे क्या बोलते हैं, समन किया जाता है। समन करने में आपको बोला जाता है जो भी कोर्स इस केस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप पेश करो, तो जितने डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हैं वो पेश करो। ठीक है, कोई यदि एफिडेविट इससे रिलेटेड है वो भी आपसे मांग सकते हैं कि भैया मैं इस तारीख में यहां मौजूद था, जो भी मैं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। आपसे हो सकता है शपथ दिलवा लें, आपको हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ एविडेंस पेश करने के लिए कोर्ट आदेश दे दे। तो ये जो सारे पावर होते हैं ये सिविल कोर्ट के होते हैं। ये सारे के सारे पावर इस अधिनियम के तहत एनएचआरसी जो बॉडी बनाई गई है उसे दिया गया है। कौन सा सेक्शन है? ये है सेक्शन 13। इस सेक्शन 13 को जरूर याद रखिएगा, कुछ सेक्शंस बाय नंबर भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जांच कैसे करता है। तो देखो, जांच करने के लिए क्या कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? क्या कर सकता है, कोई भी जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो जांच में सहायता करेगा उनको क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। जैसे कि मान लो नेशनल लेवल की जांच हो रही है और इन्हें ऐसा लगा कि ये हरियाणा में जांच कर रहे हैं तो इन्हें हरियाणा के पुलिस की जरूरत है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये हरियाणा गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने बोले आप पुलिस को ऑर्डर दो कि ये पुलिस हमारी सहायता करे। तो हरियाणा सरकार को आदेश देना पड़ेगा और पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा एनएचआरसी का। ऐसा ही नेशनल लेवल पर भी किसी बॉडी की जरूरत पड़ रही है, मान लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, मानव तस्करी चल रही है, तो ये क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी, जैसे मान लो वहां पर कोई बॉडी है, मान लो आर्मी वहां पर है, इन्हें पता चल गया, जैसे मान लो बांग्लादेश बॉर्डर या नेपाल बॉर्डर से मान लो कि मानव तस्करी चल रही है, तो यहां की जो बॉडी है पैरामिलिट्री बॉडी, शास्त्रीय सीमा बल, ये उससे भी आदेश ले सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है आप हमें आदेश दो कि ये हमें प्रेजेंट करें। तो ये एसएसबी की सहायता ले सकते हैं सरकार के द्वारा, आदेश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जब इंक्वायरी की जाए यानी कि पूछताछ की जाए तो ये क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखो यदि कोई बॉडी का गठन किया गया और उसे कोई भी पावर नहीं दिया गया, उसे कुछ भी करने का अधिकार नहीं दिया गया, तो क्या वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसी वजह से इन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्या क्या अधिकार दिए गए हैं कि यदि मान लो कोई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये क्या कर सकते हैं, कुछ कंपनसेशन, मुआवजे का ऑर्डर दे सकते हैं। कैसे? मान लो एक पर्सन है, एक लड़का है ए, इसने क्या किया, एक लड़की पर एसिड फेंक दिया फेस पर। इस एसिड फेंकने की वजह से क्या हो गया, बेचारी का पूरा फेस जल गया। तो मानव अधिकार क्या कर सकता है, सरकार को बोल सकता है कि भैया आप इसके इलाज के लिए टेम्परेरी कंपनसेशन दो, और इस पर्सन के अगेंस्ट क्या कर सकता है, प्रोसीडिंग शुरुआत कर सकता है। यदि न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय में जाके बोल सकता है कि हम यहां पर इसके इस एसिड विक्टिम जो है जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया है उसके खिलाफ, उसके साथ हम केस लड़ेंगे, उसका सहयोग करेंगे। ऐसे ही कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है, सरकार को रिकमेंड कर सकता है क्या क्या तरीका, तौर तरीका लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये जो है ये सरकार को एक रिपोर्ट भी पेश करते हैं और इस रिपोर्ट में बताते हैं कि भैया क्या क्या काम करने की जरूरत है। जैसे कि मान लो आर्मी में कोई पंगा चल रहा है, आर्मी नहीं बोलते हैं, मान लो एसएसबी का यानी कि सीआरपीएफ वगैरह में किसी भी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रहते हैं उनकी जो अलग अलग बॉडीज रहती हैं उनमें कोई घपला चल रहा है, वहां के जूनियर्स को अधिकार नहीं मिल रहा है,
तो क्या हो सकता है, यहां पर एनएचआरसी अप्रोच किया और इस अप्रोच करने के तहत ये सरकार को रिपोर्ट दिया कि भैया यहां पे जूनियर्स लोगों के साथ शोषण हो रहा है, तो ये सरकार को, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जिसके भी बॉडी का के अंदर आती है, उनको रिपोर्ट देगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट क्या क्या फैसला लिया गया है और क्या क्या एक्शन आपकी रिपोर्ट में पेश किया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा। अब देखो, यदि आर्मी की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर आर्मी से रिलेटेड बताया, तो ये जो 1 महीने का समय होता है ये 3 मंथ हो जाता है। और यदि आर्मी के अलावा कोई भी बॉडी रहती है तो वहां पर सरकार को 1 महीने का समय मिलता है। इस 1 महीने के समय में उन्हें क्या करना रहता है, अपनी रिपोर्ट, जैसे मान लो ये रिपोर्ट एनएचआरसी ने जो रिपोर्ट दी, ये किसे दी गई, ये पार्लियामेंट को दिया। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास क्या रहता है, 1 महीने का समय रहता है। इस 1 महीने में उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में इस रिपोर्ट को पेश करना है और साथ ही साथ इस रिपोर्ट की क्या जो रिकमेंडेशन थी उन्हें एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया, ये बताना पड़ेगा। और यदि एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट किया गया, तो क्यों रिजेक्ट किया गया यह भी सरकार को संसद में स्टेटमेंट सहित देना पड़ेगा। बात समझ में आई। लेकिन यदि ये आर्मी का रहता है तो इसे 1 मंथ की जगह 3 मंथ का समय मिलता है। क्यों? क्योंकि आर्मी का यार सेंसिटिव टॉपिक होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, तो ऐसे समय में, ताकि कम समय के चक्कर में, समय के दबाव में आकर कोई महत्वपूर्ण नेशनल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए या कोई फर्जी केस ना फाइल किया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पार्लियामेंट को, मतलब ये सरकार को संसद में स्टेटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई। आपको यह भी समझ में आ गया कि आर्म्ड फोर्सेस के साथ क्या प्रोसीजर है, सशस्त्र बल को कितना समय मिलता है, 3 महीने का समय मिलता है, बाकी सारी चीजें जो हैं सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्हें क्या करना पड़ता है, आयोग को कुछ स्पेशल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है, हर वर्ष कम से कम एक, यानी कि एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। किसे सबमिट करनी पड़ती है, राष्ट्रपति के बिहाफ में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट को। यदि राष्ट्रीय इशू से रिलेटेड है तो केंद्र सरकार को सबमिट करेंगी, यदि किसी राज्य से रिलेटेड है तो उस राज्य सरकार को सबमिट करेंगी। और यदि इन्हें लगता है कि कोई स्पेशल स्थिति आ चुकी है, कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आ चुकी है जिस मुद्दे को हमें डील करना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, ये एक स्पेशल रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट कब सबमिट कर सकते हैं, जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, साल के अंत में भी, शुरुआत में भी, या कभी भी। और सरकार को यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये सरकार को अपने अपने यदि केंद्रीय सरकार हुई तो उसे सांसद में, पार्लियामेंट में सबमिट करना पड़ेगा, और यदि स्टेट गवर्नमेंट को किया सबमिट तो उन्हें स्टेट की विधानसभा को, लेजिस्लेचर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि क्या क्या एक्शन लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है, ये हमने बात किया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें एक बार आप ढंग से पढ़ लो और आप इसे याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है यार, है क्या इस टॉपिक में, 6 मेंबर की नियुक्ति होती है, उसके बाद कैसे रिमूवल होता है, पावर्स बताया गया है, और इसमें क्या याद रखना है, बस जो डिफिकल्ट चीज है वो आपको सेक्शन याद रखना है, बस इतना ही डिफिकल्ट है। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत इजी टॉपिक है, एक बार अच्छे से कवर आउट कर लोगे, जिंदगी भर जब भी पेपर 7 आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इजिली ये कवर्ड होता है। बात समझ में आई। तो अगले वीडियो में हम जो इसी अधिनियम 1993 अधिनियम की जो अगली बॉडी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसके बारे में भी ऐसे ही उठाएंगे। इसकी जो पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, गठन है, बिल्कुल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जैसा ही है, थोड़े मोड़े माइन्यूट अंतर है, उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर करके समझा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।